पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है? हमारी दादी अपनी पोटलियां पैसा भी बचा के रखती थी कि जिससे कि कभी कोई मजबूरी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो उसका वेल्थ हो चाहे हेल्थ हो, दादी के नुस्खे हमेशा काम आते हैं। और अगर उन स्रोतों में भी उन्होंने नहीं बचाया तो शायद वो अपने आप को ऐसी जगह पाएंगे जहाँ पे वो अपने फ्यूचर को बिल्कुल गड्ढे में डाल दें। कैसे कोई व्यक्ति अपने खर्च और निवेश के बीच संतुलन बना सकता है? ये आज के जमाने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा जो देश हुआ करता था वो स्कार्सिटी वाला देश हुआ करता था। अब उससे पूछो भाई आपकी आय कितनी है, तो कहेगा सर 15,000 रुपए महीना मैं कमाता हूँ, 1 लाख का फोन चलाता हूँ। 1 लाख रुपए उसके लिए कितना बड़ा स्ट्रेस बनने वाले हैं। चले 25 साल काम करने के बाद भी उसके खाते। हम एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में पर्सनल वेल्थ प्लानिंग क्या मदद करती है? और कंजम्पशन बेस में होता क्या है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। उसका एक बड़ा रीजन है कि मोबाइल भी ले रहे हो, कल आपको खाने के लिए भी दिक्कत हो। एक मिडिल क्लास फैमिली को कौन कौन सी जगह कैसे निवेश करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छा आता है, कुछ लोग कहते हैं कि गोल्ड खरीद लो, कई लोग कहते हैं आप जरूरतें लिखें, उस जरूरतों को अपनी इनकम से मैच करें। शेयर बाजार में जो मार्केट रिटर्न है इट इज अराउंड, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मैं बड़ा सिंपल बताता हूँ। आप जब भी इकोनॉमीज लड़ाई करती हैं आपस में तो सबसे सेफ होता है। क्या आप कुछ आसान और व्यवहारिक टिप्स दे सकते हैं? बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप ज्यादा कुछ नहीं करिए। आप तो आज से तो अगर आपने उस समय 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो 85,000 हो जाते। अगर आपने 1 करोड़ की होते, भारतीय इकोनॉमी 1.5 और 2 स्पीड में भागने वाली है। तो अभी हम कह रहे हैं 45 साल में मेरा मानना जो आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा ना, तो उनके आगे गरीब मतलब जो है ना 2-2, 4-4, 5-5 हजार करोड़ के मालिक होते हैं जो ऐसे घूमते हैं। लोन लेने से हमारा क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, तो हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं आपको बताऊं, आप साहूकार के यहाँ ब्याज पे पैसा लेने जाते हो, हमारे पुराने जमाने में लोन कब लिया जाता था? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस महंगाई वाले दौर में क्या करें क्या ना करें, SIP करें, मेडिकल इंश्योरेंस ले, कुछ समझ नहीं आता। आपको भी नहीं आता ना, मुझे भी नहीं आता भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन इन सब की सलाह हम किससे लें? डेली स्पिरिट का भी तो फर्ज बनता है कि आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दे। तो आज हमारे बीच में है CA रचित अग्रवाल जी। ये आपको बताएंगे कि आपको वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करना है, मीन्स अगर आपकी इनकम है उसको सिक्योर कैसे करना है, खर्च कैसे करना है, एंड क्या आपको SIP लेनी है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे एपिसोड में। एंड दिस इज द एपिसोड 1 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए जल्दी से स्विच ऑन करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू मिस्टर रचित अग्रवाल। तो जल्दी से टिप्स लेते हैं एंड स्टे ट्यून्ड। हेलो सर। हाय रविका जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप सुनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में या हमारे बुंदेली स्पिरिट की टीम को इतना समय देने के लिए, बिकॉज ऑडियंस वाज वेटिंग फॉर दिस कि कहीं ना कहीं से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिले। बिल्कुल, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसा एक फिन टॉक लेके आए हैं जिन पे हम बात करेंगे आने वाले समय में कि कैसे एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम हमारी जनता के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अपने मतलब मेरे 14-15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत यूजुअली देखा है कि लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बहुत ही कम पता है। इवन जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में है, जो इनफैक्ट बैंकिंग में है, इंश्योरेंस कंपनीज में है, उनको भी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बहुत मतलब कभी कुछ लोगों को बहुत कम पता होता है, कुछ को पता होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के जमाने में जितना इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है उतनी इंपॉर्टेंट आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है। तो अब हम बहुत सारे सवाल आपसे पूछने वाले हैं, तो आप रेडी हैं? जी बिल्कुल। तो सर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है? पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट वही होता है जो हमने अपनी पुरानी दादियों से सीखा है। अगर आपको याद हो कि हमारे पहले पुराने जमाने में एक चीज हुआ करती थी कि आप देखते थे कि आपके घर में एक सीमित आय होती थी। उस सीमित आय में हमारी दादी को घर भी चलाना होता था और आने वाले समय के लिए जोड़ना भी होता था और आकस्मिक स्थितियों के लिए भी पैसा बचा के रखना होता था। यही हमारी पर्सनल वेल्थ है। जैसे हमारी दादी इतना सब कुछ होने के बाद उतनी सीमित रिसोर्सेस में भी अपना घर भी चलाती थी, अपने लिए फ्यूचर भी सिक्योर करती थी कि हमारी लड़की की शादी होनी है, उसके लिए सोना भी इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, और कुछ एक ऐसा अपनी पोटलियां पैसा भी बचा के रखती थी कि जिससे कि कभी कोई मजबूरी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो उसमें उससे बाहर निकल पाए। तो यही हमारी पर्सनल वेल्थ है। आज के जमाने में टेक्निकल टर्म्स बदल गए हैं, बट पर्सनल वेल्थ का मायना वही है
और अगर आप देखें उसी की वजह से हमारे यहाँ जितने घर बच पाए हैं वो पुरानी पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट जो दादी वाली स्टाइल में होते थे उनकी वजह से ही बच पाए हैं। सेम लाइज हमारे आज के जमाने में उसी को पर्सनल वेल्थ कहते हैं, जिसको आप अपने फ्यूचर में, आप जब रात में सो तो आपको इस चीज का स्ट्रेस नहीं हो कि मैं आज से 10 साल बाद अपनी लड़की की शादी कैसे करूंगा, उनकी पढ़ाई कैसे करूंगा, मेरा मकान कैसे बनेगा, मैं अगर काम करने लायक नहीं बचा 50 साल बाद तो मेरा घर कैसे चलेगा। ये सारी व्यवस्थाओं को जो मैनेज करते हैं इसे पर्सनल वेल्थ कहते हैं। डेफिनेटली। तो मतलब हमें दादी वाला नुस्खा आजमाना चाहिए। बिल्कुल, चाहे आपका वेल्थ हो चाहे हेल्थ हो, दादी के नुस्खे हमेशा काम आते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर आपके लिए, हमारे लिए, हम जैसे अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए। क्या केवल अमीर लोगों को ही वेल्थ मैनेजमेंट की जरूरत होती है या आम आदमी को भी इसका फायदा होता है? मैं बस इसमें एक ही चीज पूछना चाहूंगा, क्या सिर्फ अमीर आदमी को ही हेल्थ की जरूरत होती है? नहीं। तो ऐसे ही फाइनेंशियल इज लाइक आपकी हेल्थ है। क्या सिर्फ अमीर आदमी को अच्छी हेल्थ चाहिए? गरीब आदमी को भी तो अच्छी हेल्थ चाहिए। तो फाइनेंस इज लाइक आपका पैसा की जरूरत हर किसी के पास है। हर किसी को खाने के लिए पैसा चाहिए, रहने के लिए जो पैसा चाहिए, आपकी जीवन यापन करने के लिए पैसा चाहिए। तो अगर आप कहो कि ये पैसा सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है तो वो सबसे एक बड़ा मिथ है, क्योंकि अमीर लोगों का पैसा तो ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है, वहां पे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स लगे हुए हैं। लेकिन गरीब आदमी या जिसके पास एक सीमित आय है उसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, उसके पास आय के स्रोत बहुत कम है और पैसा उसे इतनी सारी जगहों पे मैनेज करना है कि उसे घर के खर्चे भी देखने हैं, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है और आगे अपनी हेल्थ भी देखनी है, आगे के लिए बचा के भी रखना है कि बच्चों के आगे फर्दर एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज वगैरह होगी तो उसके लिए। तो मुझे लगता है ये नीड जो है वो उन मीडियम इनकम ग्रुप या लोअर इनकम ग्रुप के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी वेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैनेज करें। मतलब सिर्फ अमीर लोग ही इसको मैनेज ना करें, जो मिडिल क्लास या नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर क्लास भी हैं तो उनको भी ये मैनेज करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए और खास हो जाता है क्योंकि उनके पास स्रोत बड़े लिमिटेड है और अगर उन स्रोतों में भी उन्हें नहीं बचाया तो शायद वो अपने आप को ऐसी जगह पाएंगे जहां पे वो अपने फ्यूचर को बिल्कुल गड्ढे में डाल दें। एक अपार्ट फ्रॉम ऑल दी थिंग, एक मेरा सवाल है, अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट को प्रॉपर सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वेल्थ मैनेजमेंट एक, अगर हम एजुकेशनल फैमिली देख रही है तो दे अंडरस्टैंड, बट अगर कहीं ना कहीं एक वेल्थ मैनेजमेंट वर्ड को हम हिंदी में कैसे समझा सकते हैं? जी बहुत, मतलब आपने बिल्कुल, क्योंकि लोगों का यही क्वेश्चन आता है जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वाले होते हैं, सर हमारी आय तो 25, 30, 50 हजार रुपए है, हमें क्या करना चाहिए? हमें समझ में नहीं आता है वेल्थ मैनेजमेंट जैसे SIP जैसे टेक्निकल टर्म्स होते क्या है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आप कुछ करें नहीं करें, आपको एक चीज बड़ा तरीके से समझना होगा कि आने वाली आपकी जब तक की आय का स्रोत आपके पास है, आप समझते हो कि आपकी एक कैपेसिटी है कि आज आप 30 साल के हो, आप 50 साल या 60 साल तक काम कर सकते हो, तो आने वाले 30 साल में आपकी आय जो है वो क्या इतनी पर्याप्त है कि आपके आने वाले खर्चों को मैनेज कर पाए? तो आपके खर्चे जो हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे, कितने साल में क्या क्या जरूरतें आने वाली है, बड़े बेसिक लैंग्वेज में लिख के, जैसे लड़की की शादी है, बच्चे की शादी है, उसकी पढ़ाई है, जो 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 आपकी समझ में आता है वो आप लिख लें, उसका टोटल अमाउंट लिख लें कि कितना हो सकता है और आज की वैल्यू में लिख लें। हम तो कहते हैं फ्यूचर वैल्यू में नहीं लिखते हैं, आज की वैल्यू में लिखें और आज की वैल्यू में आपके पास इतना पैसा, जितनी आपकी आय है उससे आप जोड़ लें कि कितने समय में हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा और 10 साल बाद चाहिए, 10 साल में हमारे पास वो पैसा कैसे होगा। इसको आसान शब्दों में कहें तो हम जैसे अपनी दादी का अप्रोच में हमेशा मानता हूं, मेरे को एक ही चीज होती है जो बेसिक है वो हमेशा काम करता है, तो मेरे को इसलिए दादी का नुस्खा, बल्कि उस समय में क्या होता, दादी जो पैसा रखती थी वो पेपर के नीचे, अलमारी के नीचे, बक्से में ऐसे रख देती थी, जबकि पैसा बढ़ता नहीं था। पैसा क्योंकि डेटोरेट होता है, पैसा का आज की कीमत अगर 10 रुपए की कोई है तो 10 रुपए की 5 साल बाद कीमत बदल जाएगी। एक चिप्स का पैकेट आता है, शायद आने वाले समय में 25 रुपए का एक चिप्स का पैकेट आए। तो वेल्थ मैनेजमेंट ये कहता है कि आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है, जो आपका कंजम्पशन है, आप उतना खरीद पाओ आने वाले समय में भी, वो वेल्थ मैनेजमेंट होता है। ओके, क्योंकि ये शब्द टेक्निकल टर्म्स बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन बेसिक तरह से समझाना हमारा। हाँ बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिना वेल्थ मैनेजमेंट के क्या खतरे हो सकते हैं, खासकर रिटायरमेंट या मेडिकल इमरजेंसीज के समय? जी बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि मैंने स्टार्ट ही किया था और मैंने कहा था, दादियां जो थी ना वो अपनी एक इमरजेंसी फंड बना के रखती थी, जिसे कहते थे कि आप आकस्मिक कोई भी ऐसी चीज आ जाए
तो उनके पास हमेशा एक लेडीजों के पास हमेशा, हम स्त्री धन कहते हैं इसे, स्त्री धन हमेशा काम आता है। आप लोग की वजह से इकोनॉमी बची रहती है, भारत को इसलिए सेफ कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, स्त्री धन एक ऐसा धन है, जब भी कभी भी किसी भी फैमिली पे कोई विपत्ति आई है तो उस विपत्ति से हमेशा उस स्त्री धन ने निकाला है। वो पैसा ले आते हैं, जब भी कोई घर में मान लो चला किसी को हार्ट अटैक आ गया, अब आपको इकट्ठा 2-4 लाख रुपए 5 लाख लाना है, तो आपके पास तो रखा नहीं है, आपका व्यापार में लगा है, या आपने कहीं और लगा रखा है, या आपने, हो सकता है आज का जो माहौल है खर्चे वाला, जिसमें अब अट्रैक्टिव मोबाइल, अट्रैक्टिव गाड़ियां चलती हैं, तो वहां तो आपने सब खर्च कर लिया, ईएमआई बांध ली। तो वो दादी वाली अप्रोच में जो पैसा जो अलमारी के नीचे बक्से के अंदर वही है, तो वही बचा रहा है। तो अगर आप कहें कि वेल्थ मैनेजमेंट में अगर हम अपने लोगों में कहें तो वही अप्रोच आपकी काम करती है, जब आपके इमरजेंसी फंड्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रिटायरमेंट और इमरजेंसी में आप ऐसा धन इकट्ठा करके रखें, और आज से सोचें कि अगर मैं 60 साल का हो जाऊंगा, जिस समय मेरी काम करने की कैपेसिटी नहीं बचेगी, और मेरे को ऐसा ही लाइफस्टाइल मेंटेन करना है कि मेरे को खाने को मिलता रहे, मेरे को जीने को मिलता रहे, जिस टाइप की कार में मैं घूमता हूँ वैसी कार में रहूं, तो मेरे को उस समय में कितने पैसे चाहिए पड़ेंगे, उसके लिए व्यवस्था आज से कर दें, तो वो आपका रिटायरमेंट प्लान हो गया। ऐसे ही सेम हो गया कि मेरे को कभी भी किसी आकस्मिक स्थिति में कितना पैसा चाहिए पड़ सकता है, कि मान लो चला मेडिकल सिचुएशन हो गई, तो मेडिकल के लिए तो हम लोग कहते हैं कि भाई मेडिकल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मानने वाले क्वेश्चंस में उन पे बात भी करेंगे, बट इसमें पर्टिकुलरली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी वेल्थ को 2 जगह बड़ा इंपॉर्टेंटली मैनेज करें। ये एक कि आप किसी लायक नहीं बचे तो आपका घर कैसे चलेगा, कमाने लायक नहीं बचे, मतलब किसी लायक का मतलब ये होगा कि कमाने लायक नहीं बचे। दूसरा ये कि आपके घर में कोई भी आकस्मिक स्थिति आ जाए तो आप उससे कैसे निपटेंगे। इतना फंड तो हमारे पास होना चाहिए जो दादी हमारी करके रखती थी। बिल्कुल, मतलब मिनिमम कह दे कि वो एक सिक्योरिटी अमाउंट होना चाहिए। हाँ, वो ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो आपके मतलब सबको बस ये पता हो कि वो फंड को टच ही तब करना है जब उसकी पर्पस डिफाइन है कि या तो मेरा रिटायरमेंट होगा तब इस पैसे को, रिटायरमेंट वाले पैसे को रिटायरमेंट के बाद छुआ जाएगा जब मैं कमाने लायक नहीं बचूंगा, और दूसरा मेरा पैसा जो है वो इमरजेंसी वाला तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब वो इमरजेंसी की जरूरत पड़ी। वो इमरजेंसी मान लो मेडिकल लिख दिया आपने, तो अपनी डिफाइन कर दिया कि ये पैसे को हम टच ही नहीं करेंगे, ये पैसा पता ही नहीं कि हमारा है एंड उसमें ऐड ऑन करते जाइए। यस, वो आपको एक टारगेटेड, हर साल का एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि हर साल मान लो आपको चाहिए कि मेरे को 25 साल में मेरा फंड 2 करोड़ रुपए हो जाए, तो मेरे को मंथली आय 2 लाख रुपए महीने की आती रहेगी। आने वाले समय में 2 लाख रुपए महीने से कम में खर्चा चलेगा नहीं, तो आपको 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, तो आपने क्या करा, उसको 20 साल में बांट दिया। अगर आपके 20 साल बचे हैं, 15 साल बचे हैं, तो उनको उतनी मान लो 20 साल में बांटा आपने, तो आपने कहा मेरे को हर साल मोटा 10 लाख रुपए चाहिए मूल में, बाकी उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा, तो अभी कंपाउंडिंग इफेक्ट को छोड़ भी दें, तो मेरे को पता है कि यार 70-80 हजार रुपए मेरे को हर महीने डालने हैं। आज के जमाने में वो फ्यूचर का 70-80 हजार 30-40 हजार है जो कंपाउंडिंग इफेक्ट हम कह रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर हम 1 लाख कमा रहे हैं तो हमें 30-40 हजार रुपए अपने रिटायरमेंट के लिए और इमरजेंसी फंड के लिए निकाल के रखना है। कैसे कोई व्यक्ति अपने खर्च और निवेश के बीच संतुलन बना सकता है? सी, ये आज के जमाने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने जो बात कही है खर्चे और वेल्थ के बीच में नियंत्रण, कि आपको खर्चे कितने रखने हैं और निवेश कितना करना है, इसके बीच में नियंत्रण कैसे रखें। क्योंकि जिस जमाने में हम जी रहे हैं, और ये जमाने का मतलब हम कहते हैं ना, हमने वेस्ट की खराब चीजें उठा ली और अच्छी चीजें हमने छोड़ दी। वेस्ट ने एक खराब चीज क्या दी, कंजम्पशन एटीट्यूड। हमारा जो देश हुआ करता था वो स्कार्सिटी वाला देश हुआ करता था, जहां पे हम स्कार्सिटी पे काम करते कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसमें जीवन यापन करना है, और जो जरूरत की चीज है वो पहले ली जाए, अगर कुछ बच जाए तो फिर हम कंज्यूम करें। और आज का जमाना क्या हो गया है, हमारे पास पैसा हो या ना हो, जो हमारी कंजम्पशन है वो हमें करनी है। और इसका आप हाल में देख सकते हैं, भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर हुआ करता है, लगभग सबसे बड़ा कंज्यूमर है आईफोन्स का। ऐसी महंगे फोनों का, जो 1-1 लाख रुपए के फोन्स है। अब उससे पूछो भाई आपकी आय कितनी है, तो कहेगा सर 15,000 रुपए महीना मैं कमाता हूँ, 1 लाख का फोन चलाता हूँ। मैं उससे पूछूं भाई 1 लाख का फोन चला के तेरे को क्या मिलता है? तो उसका कोई मतलब, आप सिर्फ एक कंजम्पशन पैटर्न में हो कि जहां आप एक दूसरे को देख के इस चीज को खरीद रहे हो, तो होगा क्या, ये 1 लाख रुपए उसके लिए कितना बड़ा स्ट्रेस बनने वाले हैं। 15,000 कमाएगा वो, उसने किस्त बनवा ली 4-5 हजार रुपए महीने की, 24 महीने की किस्त है उसकी, उसने 24 महीने में पैसा दिया। जब वो 24 महीने बाद आएगा तो उसका मोबाइल किसी लायक नहीं बचेगा, फिर से मोबाइल चेंज करेगा। अब ये विशियस सर्किल चलता रहेगा। उसका कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो कर पाए। बचे हुए 10,000 में उसने मान लो कि कोई और एक आध गाड़ी वाले की किस्त मान ली, बाकी बचा हुआ उसका खर्च हो जा रहा है, तो हमेशा वो कर्जे के बर्डन में रहेगा उसका फ्यूचर।
आज से 25 साल बाद क्या हाल होगा उसका 25 साल बाद ये हाल होगा कि इतने 25 साल काम करने के बाद भी उसके खाते में 0 बैलेंस है। अब उसकी काम करने की क्षमता नहीं बची। भैया अब आज थोड़ी ना उसे उतनी कैपेसिटी में जो जवानी में पैसा मिल गया कमाने के, आज नहीं मिलेगा। अब उसके पास उसकी जो पेंशन फंड है वो नहीं है, ना उसके पास कोई ऐसी चीजें हैं जिससे कि वो अपने घर बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई करा पाए। उस समय में उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है हमें यह समझना होगा, हमें कंजम्पशन माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में आना पड़ेगा। इन दोनों का बीच का बैलेंस बनाना पड़ेगा। जो चीज जरूरतें हैं आज के समय में, जरूरतें क्या हो गई, पहले जो हमारे समय में लग्जरी होती थी वो आज की जरूरतें हो गई। भाई पहले क्या होता था, जैसे टीवी है वो हमारी लग्जरी में मानी जाती थी। आपको याद होगा रामायण पहले आती थी तो पूरे मोहल्ले में एक टीवी होती थी, वहां पूरी भीड़ लग जाती थी तो रामायण देखते थे हम लोग। मैं तो मतलब अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, मैंने अपने पापा को इस एज में देखा है। और जब हम आज की बात करते हैं तो आज साहब एक ही घर में 8 टीवी भी मिल जाएंगे आपको, 7 एसी मिल जाएंगे, गाड़ियां भी ऐसी होंगी कि घर में आदमी 5 है और गाड़ियां 8 है। तो अल्टीमेटली दिस इज कंजम्पशन पैटर्न। यहाँ पे इसकी जरूरतें नहीं भी है तब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। स्कार्सिटी है हमारी रिसोर्सेज की, तो हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि हमारा कंजम्पशन जो प्रायोरिटी वाइज है जिसमें हमारी मिनिमम नीड्स है वो पूरी हो जाए। उसके बाद हमारे पैसे का एटलीस्ट 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो अगर आप 1 लाख से कम की इनकम में हो तो आप 40 से 50% पैसा बचाएं। 1 लाख से ज्यादा की इनकम में हो तो भी आप 30 से 40% पैसा अपना इन्वेस्टमेंट में लाएं, क्योंकि वो वॉल्यूम इतना बनता है। बट मुझे ये मानना है कि अगर आप जितनी आपकी आय बढ़ती जाए आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न उतना बढ़ते जाना चाहिए, जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। मैंने अभी कम आय वालों को ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए बोला क्योंकि उनकी फ्यूचर प्रोबेबिलिटी स्कार्सिटी की और बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है। भाई इनकम कैपेसिटी उनकी कम हो रही, कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए चाहिए, क्योंकि आय कम है, आने वाले समय में ज्यादा वेल्थ की जरूरत पड़ेगी। जिनके पास आय ज्यादा है उनको कम वेल्थ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अगर पैसा कम भी बचता है बाद में तो उनके कंजम्पशन में इनकम का, मान लो अब 2 लाख का 50% 1 लाख होगा, 1 लाख का 50% 50,000 होगा, तो उनकी इनकम नेचुरली डबल होगी उस ग्रुप से। बट फिर भी एक ही चीज है कि आप अपनी इनकम का इसका बैलेंस करने का एक ही तरीका है। अगर आपकी इनकम 100 रुपए है तो एटलीस्ट आप 30 to 40% पैसा अपना इन्वेस्टमेंट में लें और 60 रुपए में, और उल्टा ना करें। अपने नियम क्या है ना, बच जाएगा तो इन्वेस्ट कर देंगे। हमारा क्या सिस्टम है भाई, 100 रुपए आए तो पहले 40 निकाल दो। तो दादी करती थी, जब उनको पैसे मिलते थे ना, पापा ने दिए मान लो 2000 रुपए, तो उन्होंने कहा ये 500 तो अलग रख दो, अब 1500 में घर चलेगा। और 1500 में भी उन्होंने क्या किया, 1000 खर्चे के लिए निकाले, 500 इमरजेंसी फंड में डाल दी। तो उन्होंने कहा 2000 के 1000 करो, 1000 में खर्चा चलाना है अपन को। तो यही अप्रोच लीजिए। इन्वेस्टमेंट का अप्रोच ये कहता है इनकम जिस दिन आए उसी दिन अलग कर दो, और जो कंजम्पशन का अप्रोच कहता है पहले से खर्च कर लो, फिर 25 तारीख तक खाली हो जाओ, फिर 1 तारीख को क्रेडिट कार्ड फिर से यूज कर लेना। तो कंजम्पशन हमेशा आपको कभी बढ़ने नहीं देगा। माइंडसेट ही जो है ना, ये माइंडसेट वेस्टर्न माइंडसेट है, और इनफैक्ट जो बड़ी कंपनीज हैं उनने माइंडसेट को किया है कि आप कंजम्पशन में लगे रहो। जो आपके मोबाइल आप आजकल यूज करते हो ना, मोबाइल पे आप देखोगे जिस तरह की चीजें आप पसंद करते हो तो ऐड ही आते रहेंगे। और आप अगर हम कह रहे हैं दिन भर आप मोबाइल चला लो, आप 5-7 हजार रुपए खर्च करके ही बैठोगे। कोई भी नॉर्मल आदमी 2-4 हजार रुपए तो आसानी से खर्च कर दे, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, आके पड़ा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं थी। तो ये कंजम्पशन पैटर्न जो आया है ये बड़ी कंपनीज ने स्टार्ट किया है, बट हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए जरूरी है कि नहीं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में पर्सनल वेल्थ प्लानिंग क्या मदद करती है हमारी? बिल्कुल, जैसे कि मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड हो चुकी है, और कंजम्पशन बेस्ड में होता क्या है, वेल्थ क्रिएशन नहीं होता। पैसा जो है गरीब आदमी से निकलेगा और कैपिटलिस्ट के पास जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग में है। तो जो आप कहते हो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, जो गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, उसका एक बड़ा रीजन है कि हम कंजम्पशन बेस में आ गए और इसमें हमारी वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रही है। वेल्थ किसकी बनेगी, जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका पैसा बनेगा, वो पैसा अपना मैनेज कर रहा है। तो अल्टीमेटली आपको कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जैसे मैंने पिछले अपने आंसर में भी बताया, कि आपको अपनी आय का एक नियमित रूप से एक परसेंटेज अलग रख देना पड़ेगा, जिसको आप देखो ही नहीं और मानो कि ये पैसा मेरा आज के खर्चे के लिए अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास। मैं 100 रुपए कमाता हूं तो मैं कमाता ही नहीं हूं 100 रुपए, मैं 60 रुपए कमाता हूं, 40 रुपए तो मैं आगे के लिए कमा रहा हूं, या 50 रुपए तो मैं फ्यूचर के लिए कमा रहा हूं। जब आप सोच ऐसा लोगे, आपके पास अवेलेबल बैलेंस ही नहीं होगा खर्च करने के लिए, तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो हमेशा सेफ रहेगी। आपके पास आने वाले समय के लिए, खर्चे के लिए पैसा बनता रहेगा और वेल्थ आपकी क्रिएट होती रहेगी।
तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में कि आप अपनी पर्सनल वेल्थ को क्रिएट करते हुए चलें, जिससे कि फ्यूचर आपका पूर्णतः सुरक्षित हो। और अगर वो सुरक्षित नहीं होगा तो आप थोड़े समय में उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहां आप जो अभी आज आप लग्जरी भी ले रहे हो, मोबाइल भी ले रहे हो, कल आपको खाने के लिए भी दिक्कत होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैसा आते ही, जैसे मैंने अपने नियम में कर रखा है, मेरा डेली का डेली एसआईपी कट जाता है। मैं बल्कि इन्वेस्टमेंट प्लानर हूं, इसके अलावा मैं बहुत सारा फंड मैनेज करता हूं अलग, जो महीने के महीने साल की साल करता हूं। बट मैंने कंसिस्टेंसी के लिए नियम बना लिया कि मैं सुबह उठूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाए, मैं सांस लूं तो इन्वेस्टमेंट हो। तो मैं क्या हो गया, अगर मैं सांस भी ले रहा हूं डेली, उसी तरीके से मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है डेली। तो ये मेरे को प्रेरित करता रहता है कि मेरी कमाने की शक्ति इस एज में जिसमें मैं कमा सकता हूं मेरी बनी रहे, और मेरा ये सब कमाई किस चीज के लिए कर रहा हूं कि मेरा फ्यूचर हमेशा सिक्योर रहे। जब मुझे लगे कि मेरे को रिटायरमेंट लेना है तो डिसीजन मेरा हो जाए। अगर आप ज्यादा सेव कर लोगे तो रिटायरमेंट का डिसीजन भी तो आप जल्दी ले सकते हो। तो आज सिर्फ आज एंजॉय नहीं करिए, मेरा मानना है कि एंजॉय करिए लाइफ को, बट आज तो जवानी में तो आप कमा सकते हो, वैसे भी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में बुढ़ापे में तो आपके पास एंजॉय करने का साधन ही सिर्फ पैसा रह जाएगा। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप कर पाओगे, कोई भी खर्चा खा पाओगे, और अगर आप फ्यूचर में पैसा नहीं बचाते हो तो आप तो उस एज में कमाने लायक भी उतने नहीं बचोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में कि आप इन्वेस्टमेंट्स अपने प्लान करें प्रॉपर्ली। तो बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिडिल क्लास फैमिली, अगर हम बात करें तो एक मिडिल क्लास फैमिली को कौन कौन सी जगह कैसे निवेश करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी के मन में आता है कि भाई आज तरह तरह की इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, एफडीज हैं, डिवेंचर्स हैं, इक्विटी है, शेयर बाजार, लोग कहते हैं शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छा आता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई गोल्ड खरीद लो, कई लोग कहते हैं रियल एस्टेट। ऐसे में डिसाइड कैसे करेंगे क्या करना चाहिए? बिल्कुल ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं, और ऑप्शंस में बताने वाला भी कोई नहीं है कि कौन सा करें, और हमारी जरूरतों को असेस करने वाला भी कोई नहीं है। तो मैं इसमें हमेशा एक बेस कहता हूं कि आप तो एक चीज समझ लें कि आपके आने वाली जरूरतें क्या क्या है। पहले तो जरूरतें लिखें, हमेशा हम लोग उल्टा स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा इन्वेस्टमेंट से डिसाइड करते हैं। बल्कि करना क्या चाहिए कि आप जरूरतें लिखें, उस जरूरतों को अपनी इनकम से मैप करें। इनकम से मैप क्या जरूरत है, तो आदमी तो चाह सकता है कि मेरे पास जहाज होना चाहिए, पर जहाज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये नहीं। तो जरूरतें लिखें कि मिनिमम जरूरतें हैं, उन जरूरतों के साथ लिखें कि रिवर्स कैलकुलेशन करें कि आपको आज की डेट में मान लो मेरे को बच्चे की शादी करनी है, तो मेरे को लगता है कि बच्चे की शादी के लिए मुझे 300 ग्राम सोना चाहिए होगा एक बच्चे के लिए, या 200 ग्राम मैं दूंगा। तो मैंने क्या किया, 200 ग्राम मेरे को 20 साल में बनाना है, तो मेरे को 10 साल हर 10 ग्राम हर साल गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना है। प्राइस क्या चल रहा है मेरे को क्या फर्क पड़ता, जब मेरे को एक बच्चे को देने ही 200 ग्राम गोल्ड है तो मेरे को प्राइस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 10-10 ग्राम गोल्ड हर साल लेते जाओ, क्योंकि उस समय 200 ग्राम लेने में दिक्कत लगेगी। आज आप 10-10 ग्राम हर साल लेते जाओगे तो आपका 200 ग्राम इकट्ठा हो जाएगा। ये एक बच्चे में, 2 बच्चों में ऐसा ही हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं यूजुअली होता क्या है, इक्विटी में जो रिटर्न आता है, क्यों इक्विटी और जो म्यूचुअल फंड शेयर बाजार के बारे में बोला जाता है, वो क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि शेयर बाजार में जो मार्केट रिटर्न है इट इज अराउंड 14% CAGR। हम लोग कहते हैं कि चक्रवर्ती लगभग 14% पैसा बनता है, 13.8%, और सोने में बनता है लगभग 13.2%, और आपका रियल एस्टेट में बनता है लगभग 12.6%। तो अगर हम इन चीजों की बात करें तो हम लोग इक्विटी में पैसा लगाएं कैसे, ये तो समझ में आ गया, इक्विटी सबसे ज्यादा देता है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मैं बड़ा सिंपल बताता हूं, आप इंडेक्स फंड ले लो। इंडेक्स फंड क्या होता है, जैसे आपका शेयर मार्केट मूव कर रहा है, निफ्टी मूव कर रहा है, तो निफ्टी में आप देखते हो कि मार्केट आज 25,000 से कम हो गया, 24,000 से कम हो गया, या इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा कम हो गया। तो इंडेक्स जब स्टार्ट हुआ था तब चालू हुआ था 1000 से, निफ्टी जब चालू हुआ था, और 96 में चालू जब निफ्टी हुआ है, और आज अगर देखें लगभग आपका 29 साल में वो लगभग आपका 25 गुना हो गया है। मोटा मोटा 29 साल में 25 गुना पैसा हो गया। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता मार्केट के बारे में, आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते जाओ, क्योंकि इंडेक्स ऊपर नीचे तो होता है लेकिन अल्टीमेटली ऊपर जाता है। तो जो भी आपके लंबे समय के निवेश हैं उनमें कुछ दिमाग नहीं लगाइए, आप अपनी SIP कर दीजिए इंडेक्स फंड की, या आप गोल्ड ETF भी ले सकते हो। आज की डेट में तो क्या है, गोल्ड का भी, जैसे गोल्ड का रिटर्न नेक्स्ट इक्विटी के बाद दूसरा नंबर पे जो रिटर्न आता है गोल्ड का आता है 2-4 सालों में, क्योंकि अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड भागा भी बहुत तेज है, या सिल्वर भागा भी बहुत तेज है। बहुत जल्दी बढ़ा है। हाँ, तो वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि अनसर्टेनिटी जब भी बढ़ती है
जब भी इकोनॉमीज लड़ाई करती हैं आपस में, तो सबसे सेफ होता है गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि वो एक्सचेंजेबल है सोना। तो उस केस में आप ये भी कर सकते हो कि इक्विटी फंड मिल जाता है, मतलब गोल्ड फंड मिल जाता है, गोल्ड फंड में आप एसआईपी बना दें। तो मेरा मानना यह है कि आप अपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो 33 रुपए आप कर दो इंडेक्स फंड में, इक्विटी में, 33 रुपए आप कर दो गोल्ड में, और 33 रुपए आप कर दो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर्ड में। सेफ एंड सिक्योर्ड में आज की डेट में बॉन्ड्स मिल जाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसमें अच्छा रिटर्न आ जाता है और बिल्कुल सेफ है, सरकार के पास पैसा है, कहीं नहीं जाने वाला। इनफैक्ट बैंक से ज्यादा सेफ वो बॉन्ड है, क्योंकि बैंक की भी एक लिमिट डिफाइन कर रखी है कि इससे ज्यादा वो एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन बॉन्ड, क्योंकि जैसे सॉवरेन बॉन्ड आया था अभी, गोल्ड बॉन्ड, अब गोल्ड में के पैसे भी बढ़ रहे हैं, ब्याज भी मिल रहा है और सरकार की गारंटी भी है। तो ऐसे फंड, ऐसे बॉन्ड्स आते हैं, तो आप उन बॉन्ड्स में ले लें। तो 33% अगर आप बांट देते हैं, जो मीडियम क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, वो इस तरीके से फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। तो सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, रैंडमली आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप कुछ आसान और व्यवहारिक टिप्स दे सकते हैं जिसमें लोग आजकल से ही अपने पैसे मैनेज करना शुरू कर दें, मींस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? बहुत अच्छा, मतलब आपको मैं अगर बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो आप ज्यादा कुछ नहीं करिए। आप तो आज से, मुझे नहीं पता आपके पास लायबिलिटीज कितनी है, क्योंकि नेचुरली आज के डेट में मैं अगर लोन्स देखूं तो हर किसी के डब्बे में लोन पड़े हुए हैं। तो आज की डेट में तो आप ये माने लोन तो एक लायबिलिटी है, उस लोन लायबिलिटी को हटा के आपके पास जो पैसा बचता है, उस पैसे में आप देखें कि आप कितना मिनिमम अमाउंट में आप खर्चा चला सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ पैसा है उसकी आदत डालना चालू कर दें कि इन्वेस्टमेंट में ले आने के लिए। और इन्वेस्टमेंट भी मैं कहता हूँ फैंसी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करिए। अभी आपको शायद उन चीजों की नॉलेज उतनी नहीं आएगी, लेकिन फैंसी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप अपने कोई भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर को लेके इंडेक्स फंड की बात करें सिर्फ, उससे कहना मुझे और कुछ नहीं समझना, मुझे तो सिर्फ इंडेक्स फंड समझा दो। और इंडेक्स फंड में कहना मेरे को इंश्योरेंस नहीं खरीदना, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, जितने कई बार हमारे यहाँ मिस सेलिंग भी बहुत होती है, इसलिए आदमी का भरोसा उड़ जाता है। वो क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस बेच देते हैं म्यूचुअल फंड की जगह। कई लोग प्योर इंश्योरेंस बेच देते हैं, कई लोग यूलिप बेच देते हैं। तो उस केस में आपको ये कहना है कि भाई मेरे को तो इंडेक्स फंड के बारे में बता दो, और नहीं तो आप साइड पे जाएंगे, सेबी लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स एडवाइजर्स मिल जाएंगे, आप उनसे बात करके किसी कंपनी के ऑफिस में चले जाएं, वहां जाके बात करके इंडेक्स फंड में समझ लें, और उतना पैसा आज की डेट में इंडेक्स फंड में हर महीने इन्वेस्ट करना चालू कर दें। आप बिलीव नहीं करोगे, ये पैसा, मतलब अब टर्म्स में मैं ऐसे कहूं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, 30-35 साल में पैसा 100 गुना तक भी हो जाता है। ओके भाई आज मैं मतलब एग्जांपल लूं, 1980 के आसपास आपका सेंसेक्स चालू हुआ, टू बी वेरी स्पेसिफिक, 100 से चालू हुआ, आज 85,000 सेंसेक्स है, तो 850 गुना पैसा हो गया। कितने साल में? 45 साल में। तो अगर आपने उस समय 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो 85,000 हो जाते, अगर आपने 1 करोड़ किए तो होते तो मतलब 850 करोड़ रुपए के मालिक हो जाते। ऐसा ही अभी तक इकोनॉमी जिस स्पीड में भारतीय इकोनॉमी भागी है, उससे 1.5 स्पीड में भारतीय इकोनॉमी 1.5 और 2 स्पीड में भागने वाली है। तो अभी हम कह रहे हैं 45 साल में, मेरा मानना है आने वाले 35 साल में पैसा इतना गुना हो जाएगा, 850 गुना। मैं 850 नहीं मानता, मैं कहता हूँ 200 गुना भी हो जाएगा। तो 200 गुना अगर आपका 25 साल में हो गया और 30 साल में हो गया, तो आज अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर लिया तो आप 200 करोड़ के मालिक हो गए। सिर्फ सोच की बात है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आज कर लोगे आप, कल सोचोगे, कल आपके बच्चे सोचेंगे यार मैं 200 करोड़ का मालिक सोच भी नहीं सकता था अपने पापा को। मैं तो इनफैक्ट कई लोगों से कहता हूँ, वो कई मिस्त्री वगैरह मेरे वहां कई बार होते हैं, मैं कहता भाई बड़ा छोटा सा सोचो, कोई नहीं कर सकते आप 10,000 कर सकते, 10,000 से साल का 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए हुआ। आप 20 साल तक आने वाले कर सकते, 25 लाख रुपए हुआ। 25 लाख का मोटा मोटा हम कहते 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना भी हो गया तो 4-5 करोड़ के मालिक बन जाओगे। तो सोच भाई, और इनकम उसकी मान लो आज 30-40 है, वो सोच ही नहीं पाएगा उतना। हम लोग खुद नहीं सोचना चाहते। इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग। हाँ, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, माइंडसेट। कैसे आप छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे, जैसे कहते हैं ना, रोज आप जिम जाते हो ना, पता नहीं चलता उसका रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट एक दिन का नहीं होता, जिस दिन बिल्ड बनना चालू होता है। आप छोटा 2.5 किलो का एक बार डंबल उठाते हो और आखिरी दिन आप 25 किलो उठा रहे होते हो, तो 2.5 किलो से ही 25 किलो पे पहुंचे आप। तो छोटा छोटा स्टार्ट किया। मैं आज कह रहा हूँ 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप खुद ही कर रहे होगे 2-4 लाख, जो आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा ना। इन्वेस्टमेंट एक क्या कहते हैं ना, जैसे वो शराब की तरह है, नशा है वो एक, कि आपको एक बार आदत तो लग जाए थोड़ा थोड़ा करने की, फिर आपको कोई बताने नहीं आने वाला, आप तो खुद ही जाके पूछोगे अब क्या इसमें इन्वेस्ट करें। तो मैंने कई बार कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट ऐसी मजाक में, यार मेरी कहने पे कर दो, चालू कर लो भाई, मेरे कहने पे आप इतना इतना इन्वेस्ट कर लो। आज वो ऐसे आदि होगा कि बस उनको तो इन्वेस्टमेंट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। बट इट इज गुड थिंग। इट इज गुड थिंग।
मैं मतलब एक एग्जांपल और लूंगा। आपने देखा होगा फॉरेनर्स आते हैं अपने देश में घूमने, इनफैक्ट आपने कई जगह देखा होगा, वो एक अपने पीछे पिट्ठू बैग टांगे रहते हैं, चप्पलें पहने रहते हैं, हाफ पैंट्स पहने रहते हैं और बढ़िया अपना घूमते रहते हैं। आप क्या समझते हो उनकी वर्थ क्या होगी? मतलब आप बताइए, अगर आप अगर अज्यूम करो तो कैसी कैसी नेटवर्थ होगी उन लोग? अगर इंडियन टर्म्स बोल तो अपर मिडिल क्लास से ऊपर। आप सब मतलब ये आप अज्यूम कर रहे हो, मतलब लेकिन हमें देख के लगता कि हम अगर हम लोग कहीं जाएं भारत देश के बाहर, अगर हम ऐसे घूम रहे तो लोग हमें यही कहेंगे गरीब आदमी है। तो उनके यहाँ के गरीब मतलब जो है ना 2-2, 4-4, 5-5 हजार करोड़ के मालिक होते हैं जो ऐसे घूमते हैं। उनको पता होता है, वो फालतू का फैसिनेटिंग फैंसी दिखाने के लिए नहीं करते, उन्हें पता है कि इस चीज की यूटिलिटी कितनी है, उतना कंजम्पशन करते हैं। बाकी कंजम्पशन की जरूरत क्या है? हम भारतीय ही हैं जो कमाते 100 रुपए, खर्चा 150 रुपए करते हैं। तो हमारा फ्यूचर अंधकार में जाएगा ही जाएगा। और हम कहते हैं, अभी आपको पता है 450 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम चार मतलब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी 450 ट्रिलियन की है। हम 4 ट्रिलियन पे भी बहुत खुश हो रहे हैं। 1% पूरे विश्व का, और पॉपुलेशन लेके बैठे हैं 1/6 पूरे विश्व की। तो आज की डेट में हम पॉपुलेशन तो 17% लेके बैठे हैं और हम 1% में बहुत खुश हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो कंजम्पशन पैटर्न है ये हमारे लिए बहुत दिक्कत देही बात है। और छोटी आसान टिप्स तो ये है, अपना खर्चा कम से कम करो। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। और अपनी इनकम में से जो भी बचा सकते हो, लोन की लायबिलिटीज वगैरह के बाद आज की डेट में आप जो भी बचा सकते हो उससे छोटा छोटा चालू कर दो। शुरू करना सबसे इंपॉर्टेंट है, हम शुरू ही नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आसान टिप मैं कहूं तो एक ही टिप है, शुरू कर दीजिए बस। चाहे किसी में भी कर देंगे खराब नहीं होगा। बिल्कुल, इससे तो बेहतर होगा, जीरो से तो बेहतर ही होगा वो। बिल्कुल। एक नॉर्मल टर्म्स में मैंने वर्ड सुना है क्रेडिट स्कोर। ये बड़ा मतलब आजकल फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे भी आता है क्रेडिट स्कोर। एंड इवन ये भी होता है कि भाई आप लोन लेंगे, मतलब एक जगह तो मैंने डोंट माइंड इट सर कि कहीं ना कहीं सुना है कि लोन लेने से हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। तो क्रेडिट मतलब हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एंड इफ आई टॉक अबाउट क्रेडिट स्कोर, क्या है ये? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपने दोनों चीजें बड़े तरीके से पूछ ली। मैं आपको बताऊं, आप साहूकार के यहाँ ब्याज पे पैसा लेने जाते हो, पहली बार आप गए हो उसके पास, आपको कोई जानकारी नहीं है, वो आपको जानता नहीं है ना, वो आपको पहचानता है, पैसा दे देगा? तो रेफरेंस लगवाओगे आप तब, किसी पड़ोसी का लगवाया, अड़ोसी पड़ोसी का, तब आपका क्रेडिट स्कोर क्या था? 0। अब आपने लोन ले लिया, आप एक बार ले आए भाई 10,000 रुपए, आपने बोला 1 महीने में दे जाएंगे, आप 25वें दिन पैसा ले गए और जब समय पे दे दिया उनको, तो अगली बार आपका क्रेडिट स्कोर क्या होगा? अगली बार वो साहूकार आपको पैसा देने के लिए प्रेरित होगा कि नहीं होगा? यही क्रेडिट स्कोर है। जितनी बार लोन लोगे उतना अच्छा क्रेडिट स्कोर इसलिए हो जाएगा क्योंकि लोन बैंक उसी को तो देगा जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री होगी कोई। जो साहूकार के पास बार बार गया होगा लोन लेने, अब अच्छा है कि नहीं। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि हमारे पुराने जमाने में लोन कब लिया जाता था? बहुत इमरजेंसी में, मतलब इट वाज द हाईएस्ट पीक टाइम की जब जरूरत है, जब मतलब आपको पता है अब सामने मौत खड़ी है, नाउ वी हैव डोंट हैव, भाई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोग के पुराने जमाने में हम देखें तो हमने देखा है किसान लोग पैसा लेते थे अपनी खेती बचाने के लिए, क्योंकि आय करनी होती थी। जब बिल्कुल ही मजबूरी हो जाती थी, कहीं से कुछ नहीं बचता था, इनफैक्ट हमने देखा सोना तक बेच देते थे बट लोन नहीं लेते थे। या फिर बच्ची की शादी करनी होती थी तब लेते थे, जब बिल्कुल उन्हें लग जाए यार बच्ची घर में रह जाएगी और अगर हमें लेने ही पड़ेगा। और उसी की वजह से हमने देखा कई आत्महत्याएं होती थी क्योंकि आय उतनी नहीं होती। तो लोन माइंडसेट ही हमेशा आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है, ये कभी प्रोडक्शन की तरफ नहीं ले जाता। लोन किसको लेना चाहिए? लोन उसको लेना चाहिए जब वो लोन जो है आपकी इनकम कैपेसिटी बढ़ाए। भाई आपकी आय जो लोन बढ़ाता हो वो लोन अच्छा है। जो आपकी आय नहीं बढ़ाता हो उस लोन को तो लेना ही नहीं चाहिए। भाई आपको कार लेने से क्या आपकी आय बढ़ जाएगी? मकान लेने से क्या आपकी आय बढ़ जाएगी? किराया बच जाएगा, लेकिन किराया कितना बचेगा? तो आपको असेस करना पड़ेगा वो सारे एसेट्स खरीदने के लिए या वो सारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। व्यापारी अगर व्यापार कर रहा है तो उसके लिए लोन ले रहा है, और उसमें भी लोन कब लेना है? जब आप 20% रहे हो और बैंक को 10% दे रहे हो, तभी तो आप बैंक के पैसे पे एक्स्ट्रा 20% कमाओगे। तो ऐसे कोई भी एसेट जो आपको कंजम्पशन की तरफ ले जाते हो, जिससे आपकी आय की
कैपेसिटी नहीं बढ़ती हो, आपकी आय की पावर नहीं बढ़ती हो, एक जगह स्टॉप हो जाए, मतलब आपकी आर्थिक वृद्धि नहीं कर रहा हो, वो ऐसे कोई भी लोन अच्छे हो ही नहीं सकते। वो आपको हमेशा एक कंजम्पशन की तरफ ले जा रहे हैं। आपके मोबाइल ज्यादा से ज्यादा बिके, गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा बिके, मकान ज्यादा से ज्यादा बिके, पर्पस ये है। और जितना बिकेगा उतना कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट होगा। समटाइम मतलब ये इस टाइप के पॉडकास्ट में मैं ऐसी चीजें बोल जाता हूँ, बट लिटरली इट्स अ फैक्ट कि हम लोअर मिडिल क्लास का माइंडसेट ही ऐसा सेट किया गया है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का, कि हम कंजम्पशन के विशियस सर्किल में बने रहे और हम अमीर बन ही नहीं पाए अगर हम इस तरीके से लगे ना। उनका पर्पस ये नहीं है कि आप अमीर नहीं बनो, उनका पर्पस ये है कि हमारा माल बिकता रहे, और उसके लिए आपको लोन इजीली अवेलेबल है। तो लोन तब तक नहीं लीजिए जब तक आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं हो जिससे आपकी आय बढ़ती हो। और अगर आपकी आय बढ़ती है किसी ऑप्शन से, उसके लिए लोन ले सकते हो। उसमें आपको असेस करना पड़ेगा कि वो लोन आपको जो है, उस लोन से आप उसका जो लोन का ब्याज है उससे डबल से कम तो नहीं कमा रहे। मतलब 10% दे रहे हो तो कम से कम 20% तो कमाना चाहिए, सभी तो 10% बचेगा। तो ये आपका फैक्टर है जिसके बेसिस पे आपको लोन लेना चाहिए। क्रेडिट स्कोर आपका उतना ज्यादा बनेगा जितना आप लोन लोगे, साहूकार के पास उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ऐसे नंबर बना के क्या फायदा जो आपको प्रेरित करते रहे कि लोन लेते रहो। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल मैंने पूछे आपसे एंड अब हम यही स्टॉप करते हैं फॉर एपिसोड 1। अब हम बात करेंगे अंत में, लाइक हमारी ऑडियंस देख रही है तो उनके लिए कोई एक सिंपल टिप विच दे कैन अप्लाई इन देयर लाइफ। मैं बड़ा सिंपल अगर आसान शब्दों में कहूं, अगर जनरल आम जनमानस के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो पहले है कि आप जैसे कहते हैं ना, आप अपनी चादर को जरूर नाप लें जी। पहले हमारे पुरानी कहावत थी, उतना खर्च करिए जितना चादर आपकी जितनी बड़ी चादर हो। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए मैं कहता हूँ, अपर क्लास में मैं ऐसा नहीं कहता, उसका रीजन दूसरा है। लेकिन इनके लिए क्यों कहता हूँ, चादर नाप लो, चादर से ज्यादा करना है कम करना है वो आप डिसाइड कर लेना, बट चादर को मेजर कर लो कि आपकी आय कितनी है, आपका इनकम का बेस कितना है। दूसरी चीज, आप ये गेज जरूर कर लीजिए कि आपकी जरूरतें आज और आने वाले समय में कितनी रहने वाली है। इन दोनों का सामंजस्य बिठा के आप अपनी आय को खर्चे और निवेश में बराबर से बांट लें, एक बैलेंस करके, और इस बैलेंस को इस तरीके से बनाए रखें कि ये कल्चर बन जाए आपका, ये आपकी आदत बन जाए। जैसे आप सुबह उठ के योगा करते हो तो योगा आपकी एक आदत का पार्ट बन जाता है। शुरुआत में आप मजबूरी में करते हो, बाद में आदत का पार्ट बन जाता है। ऐसे ही आप खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, नाश्ते में कोई चीज पसंद होती है ना पसंद होती है, आपका समय होता है। कई लोग नाश्ता 11 बजे करते हैं, कईयों को 7 बजे चाहिए होता है, आदत का पार्ट बनता है। ये आप गेज करके एक अपना स्ट्रक्चर बना लें जो आपको ठीक लगता हो, गलत सही नहीं है, लेकिन कम से कम एक पेपर और पेन लेके अपनी आय और खर्चे और फ्यूचर की जरूरतों को लिखें जरूर। क्योंकि जब आप लिखेंगे ना तो हमें किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट की उस चीज में जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आज इतने समय से अपना घर चलाते आ रहे हो, आपसे बढ़िया फाइनेंशियल कंसल्टेंट है नहीं कोई। लेकिन हमारा फोकस ही नहीं होता, हम कभी दुनिया में हम सब चीजों में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी फाइनेंस को लेके, वित्तीय चीजों को लेके हम कभी बैठते ही नहीं है। तो मेरा एक ही सजेशन है, आप एक पेपर पेन लेके अपनी आय के स्रोत और अपने खर्चों को लेके लिखें जरूर, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी आज की जरूरत है और आने वाली जरूरत है कैसे पूरी हो सकती है। बिल्कुल। तो आज के सवाल हम यहीं समाप्त करते हैं। डेफिनेटली वील बी कमिंग विथ सीरीज 2, तो उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जरूर उठाएंगे एंड होपफुली ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आप लोग के लिए भी ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहे हैं तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड वील बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ। कैसे मैनेज करना है अभी तक तो समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए कुछ और लेके आएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई भी सवाल है, डू कमेंट डाउन बिलो एंड जल्दी से सबको शेयर कर दीजिए, जिससे कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते।